डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। आज हम अर्थक्वेक भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण के बारे में जानेंगे। जब हम इनके मानचित्र को देखते हैं तब हमको भूकंप और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के विस्तार की जानकारी मिलती है। When we see the map of seismic activities and volcanic eruption, notice the mid-Atlantic ridge which bifurcate into East Africa and one branch towards Myanmar. The other region is the Alpine Himalayan mountain range and the rim of Pacific Ocean. The mid-oceanic ridge region foci are at the shallow depth, while in the Alpine Himalayas belt as well as the rim of the Pacific, the earthquakes are deep-seated ones. The map of volcanoes also show the similar pattern. The rim of the Pacific is also called the rim of fire due to the existence of active volcanoes in this एरिया। जब हम भूकंप और ज्वालामुखी के मानचित्र का अध्ययन करते हैं तब हमें अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में मध्य अटलांटिक कटक और आगे चलकर यह हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय महाद्वीप से थोड़ा दक्षिण में यह दो भागों में बट जाती है, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती हुई न्यूगिनी तक। ऐसा भूकंप का दूसरा क्षेत्र अल्पाइन हिमालय श्रेणी और प्रशांत महासागर के किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय पर्वत एवं प्रशांत महासागर के किनारों पर यह अधिक गहराई पर हैं। इसी तरह ज्वालामुखी की पेटी प्रशांत महासागर के किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कही जाती है। तो इस तरह भूकंप की जो क्षेत्र हैं उसमें एक मध्य अटलांटिक कटक का क्षेत्र जो हिंद महासागर में बाइफरकेट हो जाता है, एक अफ्रीका की ओर चला जाता है पूर्वी अफ्रीका की, और दूसरा म्यांमार से होता हुआ न्यूगिनी तक। यह इस पेटी में भूकंप कम गहराई पर आते हैं, उनके भूकंप के जो केंद्र हैं फोकस वो कम गहराई पर होते हैं, जबकि दूसरी जो पेटी है भूकंप की जिसमें अल्पाइन से लेकर हिमालय पर्वत तक और प्रशांत महासागर के चारों ओर की जो पेटी है जिसे रिम ऑफ फायर भी कहते हैं, उनमें भूकंप के केंद्र अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। तो इस तरह भूकंप का जो वितरण है वो मध्य महासागरीय ऋतकों के अलावा प्रशांत महासागर के रिम में उनके चारों ओर और मध्य जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं अल्पाइन से लेके हिमालय के बीच में स्थित हैं। सी फ्लोर स्प्रेड कॉन्सेप्ट ऑफ हैरी हैरिस ने 1961 में मध्य महासागरीय रिज में चट्टानों के विश्लेषण, पराचुंबकीय प्रॉपर्टीज इनके आधार पर अपनी सी फ्लोर स्प्रेड हाइपोथेसिस सामने रखी। द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर एंड पैलियोमैग्नेटिक स्टडी ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन रीजन रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। में निम्न तथ्यों को उन्होंने आधार पर अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। अलोंग द मिड ओशनिक रिजेज वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉमन। जो मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पर भूकंप का आना, वॉल्केनिक इरप्शन का होना एक सामान्य बात है। दे ब्रिंग ह्यूज लावा टू द सरफेस ऑफ दिस रीजन। उनके द्वारा लगातार लावा सरफेस के ऊपर आता है जिससे समुद्र का फ्लोर स्प्रेड होता है।
This is a remarkable similarities in the age, chemical composition, and magnetic properties in rocks of mid-oceanic ridge. Mid-oceanic कटक के किनारे चट्टानों की एज में, आय में, रासायनिक संगठन में और चुंबकीय विशेषताओं में काफ़ी समानता पाई जाती है। द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर। महासागरीय कटक परपटी की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा नई हैं, वो लगभग 200 मिलियन ईयर पुरानी हैं, जबकि महाद्वीपीय परपटी की जो चट्टानें हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दे आर मच ओल्डर, वो ज़्यादा पुरानी हैं, जो लगभग 3200 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं। तो इसके आधार पर समुद्री परपटी नई और महाद्वीपीय परपटी अधिक पुरानी चट्टानों की बनी हुई है। द सेडिमेंट ऑन द ओशन फ्लोर आर वेरी थिन। समुद्र की सतह पर जो सेडिमेंट है वो एक पतली लेयर के रूप में जमा है, ज़्यादा गहराई तक नहीं है, बहुत ही थिन लेयर बनाती हैं वो। द डीप ट्रेंच हैव सीटेड अर्थक्वेक अकरेंस वाइल इन द मिड ओशनिक रिजेज एरिया द अर्थक्वेक फोकी आर ऑन डीप डेप्थ। जो ट्रेंचेज हैं, मध्य समुद्रों के किनारे जो ट्रेंचेज हैं वहाँ पर ये ज़्यादा गहराई पर पाई जाती हैं, जबकि ओशनिक रिजर्व के किनारे ये शैलो डेप्थ पर हैं, कम गहराई पर पाई जाती हैं। खाड़ियों पर ये अधिक गहराई पर फोकस पाई जाती हैं, लेकिन महासागरीय कटक में ये कम गहराई पर होते हैं। These facts and detailed analysis of magnetic properties of the rocks on the either side of the mid-oceanic ridge led Harry Harris to propose his hypothesis, which is known as the seafloor spreading। तो इन चट्टानों की विशेषताओं के आधार पर और चुंबकीय तत्वों की विशेषताओं के आधार पर हैरी हैरिस ने अपनी सी फ्लोर स्प्रेड परिकल्पना सामने रखी। He argued that constant eruption at the crest of the oceanic ridge caused the rupture of the oceanic crust। लगातार समुद्री महासागरीय कटक की क्रेस्ट पर, शिखर पर जो लावा निकलता रहता है, उससे लगातार महासागर की जो परपटी है वो रप्चर हो जाती है, अर्थात उसमें दरार पड़ जाती हैं। एंड द न्यू लावा वेजेज इनटू इट, और लगातार नया लावा इसमें जमा होता रहता है, जिससे क्रस्ट नए लावा इसको पुश करता रहता है किनारे की ओर, इससे समुद्र की सतह लगातार स्प्रेड होती रहती है। पुशिंग द ओशन क्रस्ट ऑन अदर साइड, द ओशन फ्लोर दस स्प्रेड। The younger age of the oceanic crust, as well as that the fact that the spreading of one ocean does not cause the sinking of the other। इसके अलावा इन्होंने ये तथ्य प्रस्तुत किया है कि लगातार जब एक समुद्र किनारे स्प्रेड होती है तो इससे ये मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ का किनारा श्रिंक या सिकुड़ रहा है। उन्होंने इसकी भरपाई दूसरे तरह के साक्ष्य के द्वारा दी। उनके अनुसार जब जो कंजम्पशन ऑफ लावा वो ट्रेंचेज के किनारे पर वो कंज्यूम होता रहता है, वहाँ पर वो नष्ट होती रहती है, अर्थात वो नीचे धंसता रहता है। ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट पुश्ड ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट सिंक डाउन एट द ओशन ट्रेंचेज एंड गेट कंज्यूम। जो क्रेस्ट के सहारे जो वो लगातार पुश करता है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, वो महासागरीय ट्रेंच की जगह पर वो कंज्यूम होता रहता है। तो इस तरह ये बैलेंस बना रहता है। हिंदी में हैरी हैरिस ने सागरीय अधस्थल विस्तार परिकल्पना के लिए निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए। चट्टानों के पराचुंबकीय अध्ययन और महासागरों के मानचित्रण ने निम्न तथ्यों को उजागर
किया। मध्य महासागरीय कटक के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रियाएं कि लगातार यहाँ पर कटक के किनारे वोल्केनिक इरप्शन लगातार होते रहते हैं और यह बड़ी मात्रा में लावा को बाहर निकालते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ चट्टानों में समानता पाई जाती है। कटक के दोनों तरफ चट्टानों की एज में समानता है और जैसे जैसे कटक से दूरी बढ़ती जाती है पुरानी चट्टानें होती जाती हैं, अर्थात उनकी आयु बढ़ती जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। समुद्री किनारे की जो परपटी है वो नई चट्टानों की बनी है, जबकि महाद्वीपीय परपटी पुरानी चट्टानों की बनी हुई है, उनकी एज ज़्यादा है। गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम कम गहराई पर पाए जाते हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपनी ये परिकल्पना प्रस्तुत की। इन तथ्यों और मध्य सागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधः स्तर विस्तार परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इनके तर्क के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी की दोनों तरफ धकेल रहा है, लगातार उसको पुश कर रहा है और इस प्रकार महासागरीय स्थल का विस्तार हो रहा है, लगातार स्प्रेड हो रहा है, फ्लोर ऑफ द सी। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हैस ने सागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही कि एक तरफ महासागर का जब विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ वो सिकुड़ नहीं रहा है, जबकि उन्होंने इसके क्षेपण इसकी भरपाई दूसरी तरह से बताई। हैस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्त में इसका विनाश होता है। तो किनारे पर महासागरीय जो रिज के किनारे जब ये लावा निकलता है तो इसका विनाश ट्रेंचेज की वहाँ पर इनका विनाश होता रहता है। इससे ये बैलेंस बना रहता है कि लगातार लावा का निकलना और ट्रेंचेज के किनारे इसका लगातार विनाश होना। तो इस तरह इन्होंने महासागरीय विस्तार की परिकल्पना प्रस्तुत की।